हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। ये हमारी उम्मीद है और हम उम्मीद करेंगे कि उस पर आप बिल्कुल ही फोकस करके चलेंगे, क्योंकि पढ़ाई से इम्पोर्टेंट स्टूडेंट लाइफ में कुछ भी नहीं है। और जो भी लोग हैं, पढ़ाई लिखाई सीखना एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक लाइफ भर की प्रोसेस है जिसमें हमेशा आदमी सीखता है, और हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत हम उसमें कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, और ये काफ़ी चर्चित विषय बना हुआ है जब से हाई पावर्ड कमेटी बनी है वन नेशन वन इलेक्शन पर। और उस कमेटी का जो रिपोर्ट है वो आपके ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया गया, फॉर्मर प्रेसिडेंट के द्वारा, माननीय श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा। तब से ये चर्चा का विषय, जब से ये कमेटी बनी है, जब से ये पॉलिटिकल सर्किल में डिस्कशन हो रहा है, और ख़ास करके रूलिंग पार्टी का यह एक एजेंडा भी है कि हमें इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और या दूसरे शब्दों में कहें कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का प्रोविज़न हमारे देश में होना चाहिए। हमें एक साथ पार्लियामेंट का भी इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेचर का भी इलेक्शन कराना चाहिए, जिसमें बहुत सारे तर्क पक्ष में भी दिए जा रहे हैं, बहुत सारे तर्क विपक्ष में भी दिए जा रहे हैं। और इसे समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि आने वाले समय में हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। लेकिन वीडियो हम बहुत बड़ा नहीं कर सकते इस टॉपिक पर, लेकिन कुछ चीज़ों को आपके सामने हम रखना चाहते हैं जो कि जनरली मीडिया में इस पर डिस्कशन नहीं होता है। एक पक्ष विपक्ष का मुद्दा तो दिख जाता है सामने कि एक वर्ग विरोध कर रहा है, एक पर्टिकुलर सरकार के जो लोग हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। लेकिन हिस्टोरिकली क्या ये सही नहीं है या गलत है ये कहना कि इस देश में ऑलरेडी आज़ादी के बाद वन नेशन वन इलेक्शन कंटिन्यू रहा 1967 तक। 1967 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव तक वन नेशन वन इलेक्शन ऑलरेडी कंटिन्यू रहा। साइमल्टेनियस इलेक्शन, जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद आपके पार्लियामेंट का इलेक्शन होता था और उसके बाद स्टेट का इलेक्शन होता था एक साथ। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन आप कहें कि वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये अपने लिए नई है? नई नहीं है तो खतरे क्या हैं भाई? शुरुआती दौर में 1967 तक क्यों इसको जस्टिफाई किया गया, क्यों ये चलता रहा? बाद के दिनों में कैसे इसमें बदलाव हुए, क्यों बदलाव हुए, इससे किसको बेनिफिट होगा, किसको नुकसान होगा, ये बात समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं 1967 से पहले के दौरान क्या परिस्थिति थी इस भारत में। आप जानते हैं कि 1967 से पहले इस देश में एक पार्टी की राज थी जिसको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते थे। उसका एक हिस्टोरिकल लिगेसी था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ाई लड़ने की, गांधी जी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। और उस समय का जो भी लीडरशिप था वो कहीं ना कहीं आज़ादी के आंदोलन से प्रभावित था, आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों के साथ जी रहा था। और कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये माना जाता था कि इसने देश को आज़ाद कराया। हालांकि केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही योगदान नहीं था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में या भारतीय राष्ट्र को अंग्रेजों से मुक्त कराने में। बहुत सारे लोग इसमें एक्टिव थे। लेकिन जैसे ही 1952 का इलेक्शन होता है, आम चुनाव होता है सबसे पहला 1952 में आपके इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो उस समय से लेकर 1967 तक ये ध्यान रखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ करता था। सबसे पहले तो इस मिथ को दूर कर लीजिए कि इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं था। ये था, कुछ समय तक रहा। आप कह सकते हैं कि 1952 टू 1967 तक ये रहा, बट रहा है। एक साथ साइमल्टेनियसली इलेक्शन होता था। इसके पीछे दो वजह थी। उस समय कोई भी पार्टी कांग्रेस के अल्टरनेटिव के तौर पर उस रूप में अवेलेबल नहीं थी, उस बड़े पॉलिटिकल फोर्स के रूप में अवेलेबल नहीं थी जो कांग्रेस के हेजेमनी को, कांग्रेस के डोमिनेंस को चैलेंज कर सके। दूसरी बात ये कि मोस्टली स्टेट्स में या सेंटर में आप कहें तो कांग्रेस की ही सरकारें थीं। मतलब वन पार्टी रूल आप कह सकते थे पूरे देश में थी। और वन पार्टी रूल थी
इस वजह से फेडरलिज्म का भी वही यूनिटरी फॉर्म चल रहा था। फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनली जरूर था, प्लानिंग कमीशन आपके पास था, लेकिन डोमिनेंस किस चीज की थी? यूनिटरी फेडरलिज्म की। तो कहने का मतलब ये था कि वन पार्टी रूल अगर होता है, मोस्टली स्टेट में अगर एक पार्टी का अगर डोमिनेंस होता है, पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें होती हैं मोस्टली स्टेट्स में, तो ये बड़ा आसान उसके लिए होता है और उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है कि वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए, उसका डोमिनेंस बरकरार रहे, ताकि हर जगह उसके मुख्यमंत्री होंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन डेमोक्रेसी में जहां पर एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आधार पर वोटिंग होती हो, जहां पे सबको वोटिंग राइट मिला हुआ है एक पर्टिकुलर एज के बाद, जहां पे कास्ट, कम्युनिटी, वर्ग, रीजन एक 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 स्पेसिफिक फीचर रहा हो, वहां पर धीरे 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 राजनीतिक जागरूकता जैसे जैसे आती है, एडुकेशन जैसे जैसे बढ़ता है, तो लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना शुरू करते हैं। और आप जानते हैं कि 1967 से पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी। 1962 में इंडो चाइना के बीच वॉर हुआ, इंडिया को बड़ी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट मिला। इसे लोग समझने लगे कि कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही है। लीडरशिप के बारे में लोग समझने लगे कि लीडरशिप कितना कमजोर है। अब जानते हैं कि 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो जाता है। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो जाता है। आप समझ रहे हैं, इन सारी बातों को आप समझिए कि ये पॉलिटिकल कंडीशन थे। इस दौरान जनसंघ का उदय हो चुका था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में जनसंघ अपना नैरेटिव, अपना वैचारिकी लेके आगे चल रहा था। स्वतंत्र पार्टी थी जिसके नेतृत्व जिसको कहा जाता है कि कंजर्वेटिव पार्टी थी। वो बड़े बड़े जो बिजनेस क्लास लैंडलॉर्ड है उनकी पार्टी थी। वो अपने इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रहे थे, अपना आइडियोलॉजी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। जेबी कृपलानी और सी राजगोपालाचारी इसके बहुत बड़े नेता थे। इसी समय आप देखिए कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में आती है, और ये वो दौर था जिस दौर में नेहरू सरकार के आर्थिक नीतियों को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, सामाजिक न्याय के प्रिंसिपल को सामने लाया जा रहा था। और संसोपा ने, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने यह नारा दिया था, संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। आप समझ रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में हो रहा था। 1967 से पहले नेहरू सरकार या इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो लेजिटिमेसी अब नहीं रह गई थी बरकरार, वो हेजमनी बरकरार नहीं रह गई थी। और जब 1967 में विधानसभा का चुनाव होता है, और आपको थोड़ा सा ये भी मैं बताने की कोशिश करूं कि 1967 में जब विधानसभाओं का चुनाव होता है, तो उसमें हिंदी बेल्ट के मोस्टली स्टेट में नॉन कांग्रेसी सरकार बन जाती है। आप ये समझिए इस बात को, ये इसको संविद की सरकार कही जाती थी, संयुक्त विधायक दल की सरकार। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े बड़े राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इन बड़े राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। लोहिया उस समय के बहुत बड़े नेता के रूप में उभर रहे थे। 1964 में उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यूपी के फर्रुखाबाद से उन्होंने इस नारे पर चुनाव जीता, कांग्रेस हटाओ के नारे पर उन्होंने चुनाव जीता। ग्रीन रिवॉल्यूशन को क्रिटिसाइज किया गया। चौधरी चरण सिंह का एक बहुत बड़ा उदय होता है यूपी के राजनीति में 1967 में। इसी में नारा इन्होंने दिया। बाद में चल करके 1967 में के 13 असेंबली में, लगभग भारत के 13 असेंबली चुनाव में, स्टेट असेंबलीज में कांग्रेस को कोई मैंडेट नहीं मिल पाया, फुल मेजोरिटी नहीं मिल पाई। जो कांग्रेस 1967 से पहले 50% से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतती थी, वो घट गया, 40% तक आ गया। स्वतंत्र पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आई। इवन वो प्रिंसिपल लेजिस्लेटिव पार्टी बन गई 44 सीटों को जीत करके। यही नहीं, अजय मुखर्जी
कांग्रेस को छोड़ करके बंगला कांग्रेस बना लिया, उन्होंने वहां पर सरकार बना लिया, संविद की सरकार, संयुक्त विधायक दल की, एसवीडी की सरकार हम कहते हैं। बिहार में माया प्रसाद सिन्हा क्रांति दल के चीफ मिनिस्टर बन गए। पंजाब में गुरनाम सिंह चीफ मिनिस्टर बन गए। यूपी में चौधरी चरण सिंह। आप समझिए ये जो चर्निंग हो रहा था पॉलिटिकल, इस चर्निंग में पूरी जो डेमोक्रेसी, एक केंद्रित डेमोक्रेसी जो थी, वन पार्टी रूल के अंतर्गत जो काम कर रही थी, उसका प्रभाव, उसका डोमिनेंस टूटना शुरू हो गया। कांग्रेस के अंदर एक इनफाइट शुरू हो गया। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के बारे में जानते हैं, बाद में वो कांग्रेस आई बन गया। किस तरह से उसमें भी एक लॉबी वैसे लोगों का था जो कंजर्वेटिव थे, जिसका नेतृत्व के कामराज, बाकी बाद में मोरारजी देसाई कर रहे थे। आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के बाद गुलजारी लाल नंदा कुछ दिन के लिए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे। बाद में इंदिरा गांधी आती हैं। इंदिरा गांधी के साथ जो इनका क्लैश होता है मोरारजी देसाई का, उस क्लैश का नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के इलेक्शन में मोरारजी देसाई के कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया गया और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो कांग्रेस के बीच, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के बीच जो फाइट चल रहा था, उसको भी आप समझ रहे हैं, ये परिस्थिति थी। और इन परिस्थितियों में आप देखते हैं कि 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन कंटिन्यू करता रहा। लेकिन अब क्या हुआ? 1967 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हार मिली, बुरी तरह से हार मिली। और अब ये मुश्किल था कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट पार्टियों की सरकार है। अब हम वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराएंगे? क्या वो लोग चाहेंगे? डिफरेंट डेट्स पर अब इलेक्शन होने शुरू हो गए, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर के पास पावर था कि वो असेंबली को डिसॉल्व करने का कब रिकमेंडेशन करता है। अब सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस का उतना मजबूत नहीं था। भाई सेंट्रल लीडरशिप भी मजबूत होता है तो किनको इंस्ट्रक्शन दे सकता था जहां कांग्रेसी सरकारें हों। अब कांग्रेसी सरकारें नहीं थीं। हालांकि इस समय इलेक्शन कमीशन ने 1967 में प्रयास किया कि एक शेड्यूल फिक्स करे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो पाए, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। फिर उसके बाद अब देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि 1971 में जो चुनाव हुए इंडिया में, लोकसभा के इलेक्शन जो हुआ, तो इन्होंने, इंदिरा गांधी ने क्या रिकमेंड कर दिया कि 15 महीने पहले ही इलेक्शन करा लिया जाए। लेकिन उसके पहले जिन स्टेट्स में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, हालांकि वो गठबंधन की सरकारें थी, संविद की सरकारें थी, गैर कांग्रेसी जितनी पार्टियां होती थी वो सब मिलकर सरकार बनाती थी, तो किसी का सपोर्ट मिला, किसी का नहीं मिला, हॉर्स ट्रेडिंग खूब हुआ करता था। सरकारें गिरी जहां वहां मिड टर्म असेंबली इलेक्शन कराना पड़ा। तो मिड टर्म इलेक्शन अगर करा दिए और फिर तुरंत आप इलेक्शन कैसे जस्टिफाई करेंगे? और इस तरह से लोकसभा इलेक्शन और राज्यों के इलेक्शन में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस, कह सकते हैं कि गैप क्रिएट होता चला गया। और 1967 के बाद ये कभी संभव नहीं हो पाया कि वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन इंडिया में हो सके। आप समझिए इस बात को। अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी बेनिफिट, आप ये कह सकते हैं कि इसमें मॉनेटरी बेनिफिट रहा होगा, पॉलिसी में सर्टेनिटी रही होगी, जैसा आज रिकमेंड किया जा रहा है, लेकिन उन बेनिफिट और लॉस के अलावे भी बाकी चीज़ों को आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। हम बताना ये चाहते हैं कि 1967 तक जो चुनाव होता रहा है, उस चुनाव में किसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि पार्टी में लीडरशिप स्ट्रांग था, सेंट्रलाइज था, यूनिटी थी, इंस्ट्रक्शन माने जाते थे। लेकिन उसके अंदर का जो डिस्प्यूट था, कंट्राडिक्शन था, उसको रिजॉल्व नहीं किया गया। सोशल जस्टिस का जो कंसेप्ट था उसको एड्रेस नहीं किया गया, इसलिए नई नई पार्टियां बनी। जो रीजनल डेवलपमेंट था वो इक्वल नहीं था। केवल राज्यों में जो लोग थे वो यसमैन चीफ मिनिस्टर्स थे। सेंट्रल लीडरशिप को खुश करने वाला व्यक्ति ही वहां का चीफ मिनिस्टर होगा, डेवलपमेंट करने वाला नहीं। लोगों के इच्छाओं और आकांक्षाओं को रिफ्लेक्ट नहीं करता था स्टेट का चीफ मिनिस्टर्स।
इसलिए लोगों में काफी गुस्सा था और इस गुस्सा का नतीजा हुआ कि ये जो लेजिटिमेसी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो धीरे 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 कम होती गई। और आप जानते हैं कि ये उस पार्टी के लिए ये बेनिफिशियल होता है जो पार्टी सेंटर में राज कर रही है, मोस्टली राज्यों में उसकी सरकार है, अपने तरीके से सरकार को, पूरे राज्य को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। उस परिस्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया जाता है। लेकिन क्या ये केंद्रीकरण की तरफ इशारा नहीं करता? क्या ये कम डेमोक्रेसी की ओर इशारा नहीं करता है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं? क्या ये फेडरलिज्म को कमजोर करने वाली जो परिस्थिति है उसकी तरफ इंगित नहीं करता? फेडरलिज्म का ये मतलब हुआ ना कि स्टेट में जो भी राजनीतिक छोटे मोटे राजनीतिक दल भी हैं उनकी भी सरकारें रहें। तो एक तरह से 1967 के चुनाव के बाद आप ये तो कह सकते हैं कि कोलिजन की सरकारें बनने लगी, गठबंधन की सरकारें बनने लगी, सर्टेनिटी कम हो गया, लेकिन डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतांत्रिकरण तो बढ़ा, संघवाद ज्यादा से ज्यादा बढ़ा, लोग रीजनल स्तर पर रीजनल पार्टियां बनी, सोशल जस्टिस के सवाल को उन लोगों ने उठाया जो आज तक निग्लेक्टेड था। तो उनके पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन जस्टिफाइड है क्या? डेमोक्रेसी को मजबूत करेगा क्या? नहीं करेगा, कमजोर करेगा। डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है फेडरलिज्म को मजबूत करने के लिए, रीजनल पार्टियां जरूरी हैं डेमोक्रेटाइजेशन को मजबूत करने के लिए। यहां पर डेमोक्रेटाइजेशन अगर बढ़ा है तो वो इस वजह से बढ़ा है क्योंकि असेंबली का इलेक्शन अलग तरीके से होने लगा और सेंटर जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है वो अलग तरह से बढ़ने लगा। आपको ये देखना होगा कि हमको पैसे की बचत चाहिए कि डेमोक्रेसी को मजबूत करने की जरूरत है। डेमोक्रेसी को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। कौन सी चीज सबसे अधिक जरूरी है ये आपको देखना होगा। तो उस पार्टी के हिसाब से अगर सोचे जो सेंटर में राज कर रही है, सरकार बनाई है, तो उसके लिए वो तो जरूर चाहेगी कि यहां पर वन नेशन वन इलेक्शन हो। क्यों चाहेगी? इसलिए कि उसके हाथ में जो मशीनरी है वो मशीनरी स्टेट के इलेक्शन में इस्तेमाल किया जा सके, भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, उन संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सके और इसमें रीजनल पार्टियों के खत्म होने का खतरा हमेशा मौजूद रहे। कभी भी सेंटर में राज करने वाली पार्टी ये नहीं चाहेगी कि असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट्री इलेक्शन अलग अलग हों, क्योंकि उसको वहां से बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, बहुत सारे संसाधन मिलते हैं। वो कोशिश कर सकती है कि हर राज्य में उसकी सरकार बन जाए। ये आज परिस्थिति नहीं है। आज परिस्थिति इस तरह से बताने वाले लोग कौन हो सकते हैं? जो नहीं चाहते कि फेडरलिज्म मजबूत हो। वो सेंट्रलाइजेशन के फेवर वाले लोग होते हैं कि केंद्रीकरण हो सत्ता के सेंटर के हाथ में, वो जैसा चाहे वैसे पॉलिसी वो कर सकें। तो दोस्तों ये समझना है कि 1967 में जो इलेक्शन हुआ करता था, वन नेशन वन इलेक्शन हुआ करता था, चाहे साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहा था, वो किस परिस्थिति में हो रहा था, किसके फेवर में था। आज अगर वो नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ है, तो वो किसके फेवर में? डेमोक्रेसी मजबूत हुई है कि कमजोर हुई है? संविधान की सत्ता मजबूत हुई है कि कमजोर हुई है? एक तरफ ये बात किया जाता है कि सर्टेनिटी बहुत जरूरी है, गवर्नेंस बहुत जरूरी है। तो भाई क्या वो डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, लोगों के ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के कीमत पर होना चाहिए? सेंट्रलाइजेशन क्या कभी भी इंडिया को मजबूत कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे हमें पूछना चाहिए, आप लोगों को पूछना चाहिए। तो निश्चित तौर पर दोस्तों 1967 से पहले यहां पर साइमल्टेनियस इलेक्शन होता रहा है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि क्या उसका खर्चा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पर प्रेस रिलीज करके ये बताना चाहिए, व्हाइट पेपर लाना चाहिए कि भाई आप बताओ कि 1967 से के समय जो इलेक्शन हुए उस समय कितने खर्चे होते थे, क्या उस खर्चे को कम किया जा सकता है? गवर्नेंस की बात हो रही है, तो गवर्नेंस का क्या मतलब होता है अगर हमें डेमोक्रेटिक राइट हमारा प्रोटेक्ट नहीं हो, हमारा सोशल जस्टिस का जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरा नहीं हो, जो रीजनल वेरिएशन है डेवलपमेंट में वो हम डिमांड ना कर सकें। क्यों नहीं रीजनल पार्टियां होनी चाहिए भाई? क्यों नहीं होनी चाहिए? तो इन सारे सवालों को आपको समझना होगा कि आज की जो सत्ताधारी दल है वो इतना क्यों परेशान है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, क्योंकि उसको बेनिफिट होगा।
उसके जो संसाधन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के संसाधन है, उसका असेंबली के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको पूरी तरह से क्रश किया जा सकता है और केंद्रीकृत सत्ता एक बन सकती है जिसमें डेमोक्रेसी का कम स्थान रहेगा, फेडरलिज्म कमजोर होगा। 1967 के बाद जो वन नेशन वन इलेक्शन खत्म हुआ, उसका एक नतीजा ये हुआ कि डेमोक्रेसी आपकी मजबूत हुई, छोटी छोटी पार्टियां बनी, वो अपने इशू उठाए, उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ा, कोलिजन की गवर्नमेंट बनी, वो बार्गेन करके पॉलिसी को ले जाते थे स्टेट में। वो सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। तो एक तरफ पैसा बचाना, एक तरफ सेंट्रलाइज सिस्टम होगा और एक तरफ डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म मजबूत होना। आप किसको चुनते हैं ये आपको समझना होगा। वो कैसे लागू होगा, क्या लागू होगा, उसमें अभी बहुत बड़ी डिस्कशन की जरूरत है। लेकिन इतना मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन रहा है, उस दौरान किस तरह से यहाँ के लोगों का ह्यूमन राइट्स वायलेट हुआ है, इमरजेंसी लागू हुआ है। आप ये सारी चीजों को देखे हैं कि वन पार्टी की मेजोरिटी होने पर क्या होता है। और अगर सारे स्टेट्स में भी उनकी सरकार हो जाए तो क्या 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 वो संविधान को कितने हद तक मानेंगे। ये संविधान बचाने के भी कंटेक्स्ट से सोचना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन कितना फायदेमंद है। और उनके लिए खास करके जो यहाँ की डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहा है, उनको ये समझने की जरूरत है कि यहां पर रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम, लेकिन क्या वो सही था या अभी लागू जो होगा क्या वो सही होगा आपके राइट के पर्सपेक्टिव से, आपके जस्टिस के पर्सपेक्टिव से, आपके संविधान के पर्सपेक्टिव से। ये आपको सोचना होगा, हमको सोचना होगा। तो इस पर विचार करिए, विमर्श करिए, डिस्कशन करिए। केवल न्यूज मीडिया के रिपोर्ट से आप गाइड मत होइए, प्राइम टाइम डिबेट से केवल गाइड मत होइए। इतिहास को पढ़िए खंगाल करके और जानिए कि क्या इस देश में वो ये व्यवस्था पहले से नहीं थी, अगर थी तो क्या फायदे थे, क्या नुकसान थे, क्यों इसको हटना पड़ा, और आज लाने का जो प्रयास हो रहा है वो किस इंटेंशन से किया जा रहा है। इन चीजों को समझने का प्रयास करिए। इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाया ताकि आप ये जानिए कि वन नेशन वन इलेक्शन साइमल्टेनियस पूल का ऑलरेडी यहाँ पर प्रैक्टिस देखा जा चुका है, लेकिन डेमोक्रेसी को उसके द्वारा सप्रेस किया गया, डेमोक्रेसी को कर्टेल किया गया, फेडरलिज्म को कर्टेल किया गया, रीजनल पार्टी के डेवलपमेंट को कर्टेल करने की प्रयास हुई, डेमोक्रेटाइजेशन को कम करने का प्रयास हुआ उसके माध्यम से। क्या वही फिर किया तो नहीं जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को एड्रेस करने के लिए आप इन चीज़ों को समझें, जानें, डिस्कशन करें, डिबेट करें, एक माहौल बनाइए कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, खुल के डिबेट होना चाहिए इस पर। तो इसी के साथ हमें अपनी बात को समाप्त करने का इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।